दुनिया में करीब 6 नंबर पे आता है ओरल कैंसर, जो लिस्ट ऑफ कॉमन कैंसर्स है उसमें नंबर 6 पे आता है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द ओरल कैंसर। आज हम एक ओरल कैंसर पेशेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। उनका नाम इरशाद हनीफ साहब है और उन्होंने हमारे यहाँ डेनमैक्स ट्रीटमेंट लिया करीब जनवरी 2022 से। इरशाद हनीफ साहब नागपुर से बिलोंग करते हैं और करीब 35 इयर्स उनकी एज है। जिस वक्त वो आए थे उनको बहुत मैसिव स्वेलिंग थी, पेन था और काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी ईटिंग में, बात करने में, निगलने में, खाने को। वो सो नहीं पा रहे थे अपनी तकलीफ से और जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थे। जनवरी 2022 में उन्होंने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू कराया और इनिशियली उनको कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, बल्कि बीच में उनको किसी वक्त ऐसा भी लगा कि उनकी स्वेलिंग प्रोग्रेस कर रही है। ट्रीटमेंट हमने उनको लो डोज कीमोथेरेपी दी और साथ में डेनमैक्स दिया। एक कॉम्बिनेशन अप्रोच पे रखा और कीमोथेरेपी हमने स्टॉप कर दी शुरू में कुछ टाइम बाद। इरशाद हनीफ साहब का वेट लॉस भी हो गया था, उन्हें भूख भी कम लगती थी और वो अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे। आज वो आपसे अपने ही अल्फाज में बात करेंगे इस बीमारी के बारे में और कैसा उनका जर्नी रहा कैंसर में। मेरे को अक्कड़ दाढ़ आई थी और मैं गुटखा खाता था, तो उससे मतलब जख्म होने के बाद में मैंने बायोप्सी करवाया तो मुझे बताया कि कैंसर हो गया करके, यानी पहली सीढ़ी चढ़ा मैं। तो वहाँ से फिर मेरे को डॉक्टर जमाल का मतलब एड्रेस मिला हमारे बड़े भाई को, तो उन्होंने फिर यहाँ दिल्ली का यानी ट्रीटमेंट चालू करे। फिर मैंने 5 डीसी यानी नागपुर में चढ़वाया और 6वां डीसी जो है वो लोकल यहाँ दिए। लोकल देने के बाद में यानी सूजन स्वेलिंग जो होती वो बढ़ गई थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उतरी। अभी माशाल्लाह यानी पूरा फूट के निशान बिना छेड़े छाड़े आप ये ठीक है। अभी कोई ऑपरेशन नहीं, कोई भी नहीं, कोई चीरा भी नहीं। तो आपने जो इलाज कराया वो सिर्फ यही कराया? ये कराया, बाकी कुछ भी नहीं। और ये जो आपको पता चला और आपने इलाज शुरू कराया, इसमें कितना टाइम आपने निकाला? फरवरी से समझ लो अभी अगस्त चल रहा है, 6 महीने होते जा रहे हैं। 6 महीने से इलाज चल रहा है कंटिन्यू। और आपको मालूम कब चला था? बस यानी वो 2-3 महीने पहले मालूम पड़ा, तो पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, यानी 4.5 लाख रुपए अपने को अवेलेबल करना था। तो फिर हमारे पास में यानी बंदोबस्त हुआ तो हमने फिर। अच्छा ये बताइए, गुटखा कितने साल खाया आपने? गुटखा समझ लो मैंने 10 से 15 साल। 10 से 15। काम क्या करते हैं आप भाई? मेरा स्क्रैच का काम है जी। अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप काम दोबारा कर लें अपना? अभी तो नहीं जा पा रहा मैं, पर अब खाना आने लग जाऊंगा, थोड़ा सा वेट मेरा आ जाए वापस, फिर मैं इंशाल्लाह काम धंधे पे जाऊंगा। ये और बताइए, दर्द में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ? स्वेलिंग जब हुई तो क्या क्या परेशानी आई साथ में? स्वेलिंग जब आती थी तो रात भर मैं सो नहीं पाता था, यानी रात बोले तो यानी मेरी कठिनाई की रात रहती थी। और अब जो है पूरे यानी घुट के बाहर निकला तो स्वेलिंग कम हुई, तो उसके बाद में मेरे को राहत मिली। अभी यानी 15 दिन से मैंने टैबलेट को हाथ भी नहीं लगाया, यानी जो मैं दर्द की गोली खाता था टैबलेट, वो कुछ भी नहीं खा रहा। कितनी जल्दी दर्द की 2 गोली खाते थे? हर यानी 12 घंटे के अंदर में 1 गोली, फिर दूसरी को हाथ लगाना ही पड़ता था मेरे को, खाना ही पड़ता था। मैंने सुबह खाया तो शाम में खाना है, शाम में खाया तो सुबह खाना है। और अगर तो एक दिन नहीं खाया तो समझ लो, और जब दर्द उठता था तो कोई भी यानी वो इंजेक्शन देते तो इंजेक्शन भी काम नहीं करता था। क्या नाम था उसका इंजेक्शन का? हाँ, वो भी काम नहीं करता था, ऐसा दर्द उठता था। पेन किलर खानी पड़ रही है आपको? अभी नहीं खाता मैं पेन किलर वगैरह कुछ। ये और बताइए, वजन कैसा है और भूख कैसी लग रही है और पहले अभी कैसा था? वजन मेरा 43 किलो हो गया था, अभी माशाल्लाह 47 किलो हुआ है, यानी इम्प्रूवमेंट बढ़ा है। यानी पिछली बार मैं जब गया था तो 45 किलो वजन था
और जमाल सर ने बोले थे कि अब तेरे को आना है वापस तो 2 किलो वजन बढ़ा के आना है। तो अब केले का सेवन मैं ज़्यादा करा भी 20 दिन में, खाया भी मैंने और केले खाया, यानी रात में अगर 2 बजे भूख लगी तो केले खाया मैंने 3-4 के सो गया बिना पानी पिए। फिर सवेरे उठा तो यानी इस बार में यानी ये 20 दिन में मेरे को नींद भी अच्छी आई और खाया भी अच्छा मैंने यानी। अच्छा, अब आप ये और बताइए कि आपको आराम धीरे धीरे कब से महसूस होना शुरू हुआ? ये यानी बस 20 दिनों में आराम थोड़ा सा यानी ये जो निकला, उसके बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट यानी 90 डोज मेरे को चढ़ा और मेरे जीवन में मतलब थोड़ी सी चेंजिंग आई। जमाल सर से आप रास्ता कायम करो और ट्रीटमेंट ईमानदारी से लो, आज नहीं कल इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसकी गारंटी है। मौत और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। ट्रीटमेंट अगर से आप करना चाहें तो जमाल सर से करो बिंदास, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। इरशाद हनीफ साहब को करीब 9 महीने हो गए इलाज कराते हुए और वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी भूख भी बढ़ गई है, वो खाना भी ठीक खाते हैं, उनका पेन बिल्कुल सबसाइड कर गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी स्वेलिंग बिल्कुल गायब हो गई है। और इस प्रोसेस को करीब 9 महीने लगे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे करके रिज्यूम कर रहे हैं। उनका वेट गेन हो गया है और वो बहुत अच्छी फीलिंग में है। उनका पेट सीटी जो अभी रिसेंटली हुआ है उससे पता चलता है कि बीमारी उनको है नहीं। इरशाद हनीफ साहब को ओरल कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बायोप्सी कराई और बायोप्सी से पता चला कि उन्हें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है माउथ का। ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये ऑलमोस्ट द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है और आदमियों में ज़्यादा होता है। और इसकी वजह जैसे कि आप सभी जानते हैं, तंबाकू से होता है, स्मोकिंग से या शराब पीने से होता है। कभी कभी ये किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जैसे कि HPV इन्फेक्शन है, या फिर सनलाइट के एक्सपोजर से जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो, यानी कि रेडिएशन से। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है हमारे इंडिया में वो तंबाकू खाते हैं और एडल्ट पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती है, बिना सोचे समझे कि इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, बिना इस बात पे गौर करे कि उन्हें भी कैंसर हो सकता है। ये नहीं जानते कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं हमारी फैमिली हिस्ट्री में तो कैंसर है नहीं, हमें क्यों होगा। बात यह है कि कैंसर एक स्लो बीमारी है, कोई 10 से 30 साल लगते हैं इसको बनने में, इसलिए लोगों को लगता है कि हमें कैंसर नहीं होगा। कोई इमीडिएट डेंजर नहीं पोज करता तंबाकू खाना, कोई इमीडिएट तो कुछ होता नहीं है कि फ़ौरन कोई चीज़ हो जिसमें कि पेन हो जाए और सब कुछ हो। तो इसलिए एक लंबे टाइम तक तंबाकू का इस्तेमाल करते चले जाते हैं और इस बात पे गौर नहीं करते कि ये बीमारी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती है। टोबैको में असल में करीब 60 कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जिस चीज़ में 60 करीब हों और करीब 8000 केमिकल्स हों, उसको आप इस्तेमाल करें स्मोकिंग की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं और अपनी रिस्क कितनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स कैंसर। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द ओरल कैंसर। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, इंडियन पेशेंट्स, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओरल कैंसर बर्न। तंबाकू का छोड़ना, उसको स्टॉप करना, उसको एक इम्पोर्टेंस देना, ये समझना कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना कि हम एक फ्रिवलेस वे में खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जब दिल चाहता है हम पैकेट खोल के मुंह में रख लेते हैं। ये जो मुंह में रखते हैं तो होता क्या है कि ये मुंह में लोकली इरिटेशन शुरू करता है और सबसे पहले तो म्यूकोजा जो होती है, हमारी जो लेयर लाइनिंग होती है हमारे अंदर की, उसको डैमेज करता है। फिर ये जो आप मुंह में ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो हमारी स्किन हमारे मसल लेयर में एंटर करता है और हम उस एरिया को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। वो एक लोकल इरिटेंट बन जाता है और वो अपने अराउंड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अगर हम इसके बारे में केयरफुल नहीं है, कॉशियस नहीं है, तो हम इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इग्नोर कर देंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर कैंसर बन रहा है।
तो क्या होता है कि क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता है, वो करीब कैंसर जो है 10 से 30 साल लगते हैं उसको बनने में, इसलिए हम डे टू डे चेंजेस नहीं देख सकते उसमें। इसी से नुकसान है हमारा कि हम जो लंबा समय लगता है कैंसर में, इसीलिए हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते, इस पे ध्यान नहीं देते कि इस चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है। जब कैंसर्स प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब वो आगे बढ़ चुके होते हैं, एडवांस हो चुके होते हैं, तब जाके उसका कोई ऐसा सिम्टम सामने आता है जिससे कि हमें तकलीफ होती है। हो सकता है पेन डेवलप हो जाए, कभी कभी कान में दर्द होता है, पेन रेडिएट करता है, कभी कभी निगलने में तकलीफ होती है, या फिर वो जो ट्यूमर है वो फिक्स हो जाता है वॉल में, तो यानी कि वो मोबाइल भी नहीं है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में, खाने में, साथ में वेट लॉस हो सकता है, भूख का कम लगना हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स लेकर पेशेंट आते हैं और इसके साथ में स्वेलिंग होती है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी कि चीक ही गायब हो गया, यानी कि जो मसल्स है वो पूरा इरोड हो गया, बोन भी इरोड हो गई, बोन में भी डिस्ट्रक्शन होता है, मल्टीपल एरियाज में डिस्ट्रॉय करता है, वो मल्टीपल एरियाज को इन्वेड करता है। जिस स्टेज पर यहाँ तक पहुँचते हैं आप, उस वक्त तक मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है किसी भी इलाज से। देखिए, इलाज की भी एक लिमिटेशंस हैं, सर्जरी की भी लिमिटेशन है, आप कितना एरिया निकाल देंगे बोन का या मसल का। इसी तरह कीमोथेरेपी का भी लिमिटेशंस हैं, रेडिएशन भी लिमिटेशंस रखती है। हम कितने एरिया को जो है वो उस पर वो करेंगे अटैक, और अगर हमने अटैक किया मान लिया और कंट्रोल भी हो गया, तो क्या ये गारंटी है कि ये दोबारा नहीं आएगा? तो इसलिए दोबारा भी आ जाता है कैंसर। जैसे आपको मालूम है, कभी कभी पेशेंट्स में मल्टीपल रिलैप्सेस होते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसे में आप कितना टिश्यू रिमूव करेंगे और कितना पेशेंट को डिस्ट्रेस होगा। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनका खाना बाहर आ जाता है और जो कि निगल नहीं पाते हैं, तो होल क्रिएट हो जाता है चीक मसल में। यहाँ पर मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुटखा खाने से बेइंतहा दुश्वारियाँ हैं। अक्सर हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं बहुत एडवांस बीमारी को लेके और बहुत होप्स लेके आते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये बीमारी एक मुश्किल बीमारी है, इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। तो ये खाली आपके लिए चैलेंज नहीं है, ये हमारे लिए एज डॉक्टर्स भी एक चैलेंज है। इस स्टेज पे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए होते हैं और ये भी नहीं मालूम होता कि इसमें आउटकम क्या होगा। बीमारी को जल्दी पकड़ने की कोशिश करिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत मेजर क्राइसिस है, लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं और ये एक बहुत ट्रॉमेटिक और डेवास्टेटिंग बीमारी है। कोशिश करिए कि अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो उसको रोकिए। हमारे यहाँ पेशेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे आते हैं जिन्हें ओरल कैंसर होता है और मैसिव बीमारी लेकर आते हैं। यहाँ मैं इरशाद हनीफ साहब का शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने आपसे बात करी, अपना जर्नी शेयर किया, अपनी बात करी आपसे और अपनी तकलीफ का बताया। इरशाद हनीफ साहब ने कोई और ट्रीटमेंट नहीं लिया है इस पूरे प्रोसेस में, ना उन्होंने सर्जरी कराई है और ना ही किसी और ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने ऑप्ट किया। हम उनको और अपने बाकी पेशेंट्स को विश करते हैं कि वो इस बीमारी से उनको रिलीफ मिले। थैंक यू सो मच।